सेकेंड चैप्टर है आपका सरफेस टेंशन। फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था इलास्टिसिटी। तो इस चैप्टर में सबसे पहले आपको इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पता होने चाहिए। हैं तो पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री, जिसमें आप इनको डिफरेंट टाइप्स से भी पढ़ते हो। इन्हीं में से कुछ बन जाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, कि कुछ बन जाते हैं मेटालिक बॉन्ड, कुछ बन जाते हैं आयनिक बॉन्ड। लेकिन हमें यहाँ सब जो है इससे मतलब नहीं है। आप इनका बेसिक बताइए, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं? कोई आइडिया? इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं? नहीं, ये वो चीज़ नहीं है। वो तो कोहेसिव हो गया, और डिफरेंट वाली बात करोगे तो एडेसिव हो गया। पार्ट इसी का है। इंट्रा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, दीज आर फोर्सेस बिटवीन, ध्यान देना, एटम्स विदिन ए मॉलिक्यूल, विदिन ए मॉलिक्यूल। जैसे एक मॉलिक्यूल लेते हैं HCl, ये मॉलिक्यूल लिया H प्लस Cl माइनस, तो ये H क्या है? एटम है। Cl यहां पर क्या है? एटम है, आयनाइज्ड हो गया है। तो मॉलिक्यूल एटम से मिलकर के बने हैं। तो किसी मॉलिक्यूल्स के जो एटम हैं, उन एटम्स के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो क्या कहलाता है? इंट्रामॉलिक्यूलर। तो दीज आर फोर्सेस बिटवीन एटम्स विद इन ए मॉलिक्यूल्स ड्यू टू विच एटम्स होल्ड टुगेदर। और इस फोर्स की वजह से मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? पकड़े रहते हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? देखो सेम डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पर, सेम डेफिनेशन लिखेंगे। जहाँ जहाँ चेंजेस हैं उस पर जरा ध्यान देना। दीज आर फोर्सेस बिटवीन, जहाँ पर एटम्स लिखा हुआ है तो एटम्स की जगह पर हम लिख देंगे क्या? मॉलिक्यूल्स। जहां पर एटम है वहां पर मॉलिक्यूल्स लिख देंगे। तो दीज आर द फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ड्यू टू विच मॉलिक्यूल्स होल्ड टुगेदर। बनाना पड़ेगा मुझे, यहां कुछ चेंज रहेगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो गया भाई? दीज आर फोर्सेस between molecules due to which molecules hold together। जैसे हमने यहां पर एक एग्जाम्पल आपके लिए तैयार किया। हमने मॉलिक्यूल लिया है HCl, तो यहाँ H प्लस Cl माइनस और H प्लस Cl माइनस। तो अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखें और इस वाले मॉलिक्यूल को देखें, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर हम इसको देखें और इसको देखें तो ये क्या है? H एटम, ये क्या है? Cl एटम।
तो इनके बीच में जो फोर्स है वो इंट्रामॉलिक्यूलर। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है ना। अब ये इंट्रामॉलिक्यूलर और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं। शॉर्ट रेंज फोर्स, शॉर्ट रेंज में क्या डिस्टेंस? शॉर्ट रेंज फोर्स वैलिड अप टू डिस्टेंस लेस देन आर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। तो याद रखने के लिए अपने माइंड में 1 एंगस्ट्रॉम वाला वैल्यू अपने दिमाग में रखना। 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। तो याद रखने के लिए आप इसको इस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, यानी कि अगर एटम और एटम इस डिस्टेंस पर या इससे कम डिस्टेंस पर होंगे तो ये इफेक्टिव हैं। मॉलिक्यूल इस डिस्टेंस पर या इससे कम डिस्टेंस पर होंगे तो ये इफेक्टिव हैं। इसके ऊपर जाएंगे तो फिर ये इफेक्टिव होना कम कर देते हैं, धीरे धीरे डिसअपियर होने लगते हैं। तो शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं ये। अब आप जो बात कर रहे थे जब हमने इस क्वेश्चन को पूछा था कि अगर सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लग रहा है तो वो क्या कहलाएगा? कोहेसिव। और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच लग रहा है तो एडेसिव। जैसे यहाँ पर आपका जो फोर्स है वो कैसा है? कोहेसिव। ये वाला मॉलिक्यूल क्या है? HCl। ये भी क्या है? HCl। कोहेसिव हो गया। और अगर हम HCl के साथ कोई डिफरेंट मॉलिक्यूल ले लें तो एडेसिव। तो यहाँ पर आप जो है क्या लिख सकते हैं? मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब हम अपना विजन जो है मॉलिक्यूलर पर ले चल रहे हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल वर्सेस मॉलिक्यूल ही आगे हम जाके आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन सेम मटेरियल इज कॉल्ड कोहेसिव। और अगर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन डिफरेंट मटेरियल्स तो एडेसिव। मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन डिफरेंट मटेरियल इज कॉल्ड एडेसिव। तो जिस मार्कर से हम लिख रहे हैं उसकी जो इंक है और जिस बोर्ड पर लिख रहे हैं उस बोर्ड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कौन सा फोर्स है? एडेसिव है। क्लियर है ना ये बात? और जो ये कोहेसिव फोर्सेस हैं और जो एडेसिव फोर्सेस हैं ये नेचर में कैसे हैं? अट्रैक्टिव। इंट्रामॉलिक्यूलर वाले फोर्सेस अट्रैक्टिव भी होते हैं, रिपल्सिव भी होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर वाले फोर्सेस अट्रैक्टिव भी होते हैं, रिपल्सिव भी होते हैं। लेकिन जिस रेंज की हमने बात की है, शॉर्ट रेंज फोर्स वैलिड अप टू डिस्टेंस 10⁻⁹ मीटर या उससे कम, इस रेंज पर ये कैसे हैं? अट्रैक्टिव इन नेचर है। तो ये दोनों के दोनों फोर्स जो कोहेसिव और एडेसिव हैं ये आपके अट्रैक्टिव इन नेचर हैं। तो कोहेसिव एडेसिव फोर्सेस आर इन अट्रैक्टिव इन नेचर। अट्रैक्टिव इन नेचर। चैप्टर नंबर 2 है आफ्टर इलास्टिसिटी सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन पर जाने से पहले इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उनकी हम बात करते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स दोनों ही तरीके के आपको मिलेंगे, रिपल्सिव भी मिलेंगे, अट्रैक्टिव भी मिलेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी आपको दोनों तरीके के मिलेंगे, रिपल्सिव भी मिलेंगे और अट्रैक्टिव भी मिलेंगे। लेकिन इनमें जो अट्रैक्टिव वाला जो फीचर्स है, अट्रैक्टिव वाले फीचर्स की जब हम बात करते हैं तो टर्म यूज़ करते हैं कोहेसिव, एडेसिव। तो उन्हीं पर हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं और उसी पर फोकस करते हुए यानी अट्रैक्टिव नेचर पर फोकस करते हुए इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स की जो डेफिनेशन है लिखी हुई है बोर्ड पर, दीज आर द फोर्सेस बिटवीन द एटम्स। ध्यान देने वाली बात है, ये एटम्स के बीच में काम करने वाले फोर्सेस होते हैं।
विद इन ए मॉलिक्यूल, तो एटम्स कहाँ मिलते हैं? मॉलिक्यूल्स के अंदर मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स में मिलते हैं। ड्यू टू विच एटम्स होल्ड टुगेदर, तो देखो इस डेफिनेशन में हमने अट्रैक्शन वाला फीचर्स काउंट किया, और जब हम इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस की बातचीत में अट्रैक्शन वाला फीचर्स काउंट करते हैं, तो आगे जा कर के यही कोहेसिव और एडेसिव फॉर्म में हम लोग इनको देखेंगे। तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस वो अट्रैक्शन फोर्स होता है जो एटम वर्सेस एटम काम करता है, और इधर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की डेफिनेशन में जहाँ पर मैंने यहाँ एटम्स लिखा है वहाँ पर मैं मॉलिक्यूल्स लिख दूंगा। देखो डेफिनेशन क्या बनेगी, दीज आर द फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ड्यू टू विच मॉलिक्यूल्स होल्ड टुगेदर। अगेन आई काउंट द होल्ड टुगेदर अट्रैक्टिव नेचर, तो हम यहाँ पर इंट्रा मॉलिक्यूलर और इंटर मॉलिक्यूलर में अट्रैक्टिव नेचर वाला फीचर्स काउंट करके चल रहे हैं। ये जो फोर्सेस हैं आपके अट्रैक्टिव नेचर वाले इंटर मॉलिक्यूलर इंट्रा मॉलिक्यूलर, ये शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं, कितनी डिस्टेंस तक काम करते हैं, वैलिड अप टू डिस्टेंस लेस देन आर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। और अगर ये पर्टिकुलर डिस्टेंस आपको याद ना हो तो याद रखने के लिए अपने माइंड में 1 एंगस्ट्रॉम जो आसानी से फिट होने वाली वैल्यू है उसको अपना याद रख सकते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम से कम होता था, ऐसे याद रख सकते हैं। और फिर मॉलिक्यूलर फोर्सेस इंटर मॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस में जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द सेम मटेरियल तो वो कोहेसिव कहलाते हैं, एंड व्हेन वी थिंक अबाउट द मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द डिफरेंट मटेरियल्स तो वो एडेसिव कहलाते हैं। कोहेसिव एडेसिव फोर्सेस आर इन अट्रैक्टिव इन नेचर, तो ये नेचर में अट्रैक्टिव होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि इनका जो नेचर है वो अट्रैक्टिव होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस अट्रैक्टिव भी होते हैं, रिपल्सिव भी होते हैं। हियर वी डिस्कस दियर अट्रैक्टिव वाला फीचर्स, और अट्रैक्टिव वाले फीचर्स में ही कोहेसिव और एडेसिव बन जाएंगे। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस में हम केवल अट्रैक्शन वाले फोर्स की बात करेंगे तो वो कोहेसिव और एडेसिव ही होंगे। सिमिलरली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में हम केवल अट्रैक्टिव नेचर की बात करेंगे तो दीज फोर्सेस विल बी कोहेसिव और एडेसिव। ये एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, ये HCl का मॉलिक्यूल है बॉन्ड दिखाते हुए, तो ये भी HCl का मॉलिक्यूल है बॉन्डिंग के साथ। तो 1 मॉलिक्यूल वर्सेस 1 मॉलिक्यूल अट्रैक्शन फोर्स इज इंटरमॉलिक्यूलर, और यहाँ पर H एटम वर्सेस Cl एटम एंड मॉलिक्यूलर फोर्स इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द एटम्स। यहाँ पर भी अट्रैक्शन इन नेचर और यहाँ पर भी अट्रैक्शन इन नेचर। अगर हम बात करते हैं इस वाले एग्जाम्पल की कि हमने एक मॉलिक्यूल तो लिया है HCl का और दूसरा मॉलिक्यूल लिया है वाटर का, तो ये जो फोर्स है वो कैसा होगा? ये होगा इंटरमॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूल वर्सेस मॉलिक्यूल है, लेकिन किस फीचर्स का होगा? एडेसिव नेचर का। और अगर हम बात कर लें HCl वर्सेस HCl तो फोर्स कैसा है? इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर बट सेम मॉलिक्यूल्स हैं, सेम नेचर मटेरियल के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये कैसा हो जाएगा? कोहेसिव हो जाएगा। इसके बाद फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो कोहेसिव फोर्सेस हैं और एडेसिव फोर्सेस हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर ये डिपेंड करते हैं, तो वो हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि यही बातचीत कोहेसिव और एडेसिव फोर्स की यही आपको सरफेस टेंशन पर ले जाएगी, समझने में हेल्प करेगी कि आखिर सरफेस टेंशन होता क्या है। तो हेडिंग डालिए, फैक्टर्स which affected cohesive adhesive forces. Factors which affected cohesive adhesive forces. First point,
फर्स्ट पॉइंट एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी, एज ए हेडिंग डालो एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी। फर्स्ट पॉइंट होगा एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी, एज ए हेडिंग होगा एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी। व्हेन कंप्लीटली डिसॉल्विंग या डिसॉल्वेबल, when completely dissolvable impurity, when completely dissolvable impurity added to substance, then dissolvable impurity added to substance, when completely dissolvable impurity added to substance, then cohesive adhesive forces increase, cohesive adhesive forces increase, cohesive adhesive forces increase। नेक्स्ट लाइन से, when partially dissolving impurity, when partially dissolving impurity added to substance, then these forces decreases, these forces decreases, these forces decreases। भाई आपके कपड़ों में धूल जो है चिपक गई है, किस फोर्स की वजह से? एडेसिव हुआ है। यहाँ तो क्लॉथ वर्सेस डस्ट, अलग अलग डिफरेंट नेचर हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि ये निकल जाए, तो आपने जो है पानी में इसको धो दिया, उतना अच्छे से साफ नहीं हुआ, पानी में आपने डिटर्जेंट मिलाया जो कि क्या है, पार्शियली डिसॉल्व होने वाली इम्प्योरिटी है। तो उसने क्या किया कि डस्ट वर्सेस क्लॉथ के बीच का जो एडेसिव नेचर फोर्स उसको क्या किया, डिक्रीज किया, और डस्ट को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो एक आपका आंसर ये आ गया। सेकंड नंबर पॉइंट सुन ले लिखने से पहले, इलेक्ट्रिफिकेशन करना मतलब चार्ज ले आना। तो इलेक्ट्रिफिकेशन से भी आपका जो ये कोहेसिव एडेसिव नेचर जो फोर्स होता है वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। अब आप पूछोगे क्यों डिक्रीज कर जाता है, क्यों वहाँ पर जो है चेंजेस आते हैं? तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। जैसे सपोज कर लो, एक एग्जांपल देता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा एक ही बार में। ये कोई मटेरियल है, इसका ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, अट्रैक्शन फोर्स है। तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स है दैट इज कोहेसिव हो गया। हमने इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया। तो किसी मटेरियल में इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब क्या है? पहला ऑप्शन नेगेटिव चार्ज ले आना, दूसरा ऑप्शन पॉजिटिव चार्ज ले आना, तीसरा ऑप्शन दोनों ले आना। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? नहीं, तो क्या सही है, उसमें हम पॉजिटिव चार्ज ले गए हैं या उसमें हम नेगेटिव चार्ज ले गए या उसमें हम दोनों ले गए? आपको क्या लगता है? दोनों तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, ठीक है ना। ऐसा तो कोई तरीका ही नहीं है कि किसी में इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाए यानी चार्ज हो जाए और उसमें पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर या तो पॉजिटिव आया होगा या फिर नेगेटिव आया होगा। और मान लीजिए ये पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव के बीच में क्या लगेगा, रिपल्सन। और इलेक्ट्रिक फोर्स तो जो है इस वाले फोर्स से क्या ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इनका जो कोहेसिव और जो एडेसिव नेचर है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इलेक्ट्रिफिकेशन करने से ये वाला जो फोर्स है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। देखिए सेकंड नंबर पॉइंट, बाय इलेक्ट्रिफिकेशन कॉमा
these forces decreases, these forces decreases by electrification, these forces decreases। थर्ड पॉइंट पर आ जाए। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है वो मॉलिक्यूल्स को क्या सिखाते हैं, या एटम्स को वो क्या सिखाने की कोशिश करते हैं? भागने की टेंडेंसी। हाँ, मतलब भागने की टेंडेंसी, क्योंकि जैसे आप टेम्परेचर दोगे एनर्जी काइनेटिक बढ़ेगी, तो उनका अपना जो है भागने की टेंडेंसी बढ़ेगी। अब एटम के केस में वो भागेंगे नहीं, लेकिन क्या करेंगे? वाइब्रेशंस करेंगे। किसी सॉलिड के केस में बात कर लें अगर, तो इस तरीके से जब उनका वाइब्रेशन एनर्जी बढ़ेगी तो उनके बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा, और ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कॉमा दीज फोर्सेस डिक्रीजेज, दीज फोर्सेस डिक्रीजेज मतलब इस टेंडेंसी का वहां पर जो है आप देखोगे कि जो कोहेसिव और जो एडेसिव नेचर है डिक्रीज कर जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये कम हो जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखें, बाय इंट्रोड्यूसिंग कंटेमिनेशन, बाय इंट्रोड्यूसिंग कंटेमिनेशन comma these forces decreases, by using contamination these forces decreases, by using contamination these forces decreases। अगर हम लिक्विड्स की बात करें, क्योंकि सरफेस टेंशन चैप्टर जो है फाइनली लिक्विड्स की ही बात करेगा, हमने यहां पर लिक्विड्स की बात कर ली। तो लिक्विड्स में, लिक्विड्स के केस में एक टर्म होता है स्फेयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी, मॉलिक्यूलर एक्टिविटी। इसका क्या मतलब है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो स्फेयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी, कोई भी एक मॉलिक्यूल हमने लिक्विड का ले लिया, अब इस मॉलिक्यूल से उतनी ही डिस्टेंस पर एक मॉलिक्यूल हम और लेंगे जो कि अट्रैक्शन वाला जो फोर्स है वो फॉर्म करे। तो वो जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? या तो 1 एंगस्ट्रॉन्ग से ज़्यादा होगी, या 1 एंगस्ट्रॉन्ग से कम होगी, या फिर 1 एंगस्ट्रॉन्ग के बराबर होगी। क्या होगी? या तो 1 एंगस्ट्रॉन्ग के बराबर होगी या 1 एंगस्ट्रॉन्ग से कम होगी। तो चलिए वो डिस्टेंस सोचते हुए हमने एक रेडियस सोची और उसका एक स्फेयर बना लिया। तो इस डिस्टेंस पर, इस स्फेयर पर जितने भी आपके अदर इस लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे के सारे इस स्फेयर पर आ गए। तो इनके बीच में क्या है? अट्रैक्शन है। इनके बीच में क्या है? अट्रैक्शन है। तो जो सेंटर पर ये मॉलिक्यूल है, इस सेंटर वाले मॉलिक्यूल के साथ जो ये स्फेयर पर मौजूद मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या शो कर रहे होंगे? अट्रैक्शन फोर्स शो कर रहे होंगे। और अगर हमने लिक्विड आपका जो है सेम मटेरियल लिया है तो फिर हम कोहेसिव के बारे में सोचेंगे। अगर हमने लिक्विड्स को किसी के साथ मिक्स कर दिया तो कोहेसिव और एडेसिव दोनों के बारे में सोचेंगे। ये सारे के सारे जो फोर्सेस हैं वो आपके हैं अट्रैक्टिव इन नेचर। तो इससे आप पूछो कि आपके ऊपर टोटल कितना फोर्स लग रहा है, तो आंसर क्या आएगा? 0। आंसर क्या आएगा? 0। क्योंकि इस सेंटर पर प्रेजेंट इस मॉलिक्यूल पर, इस स्फेयर पर जितने भी प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स हैं सारे के सारे अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे होंगे। तो इस सेंटर पर ये वाला मॉलिक्यूल इस तरफ फोर्स लगाएगा तो उसका एंटी इधर होगा। तो ये कुल मिलाकर के रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? 0। और ये जो आपका स्फेयर बनता है ये स्फेयर ऑफ क्या है? मॉलिक्यूलर एक्टिविटी। तो यानी कि स्फेयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी बने उसके लिए आपका जो मॉलिक्यूल है वो क्या होना चाहिए? इनटू द लिक्विड होना चाहिए।
जरा उस लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बारे में सोचते हैं जो सरफेस पर है। जरा इस मॉलिक्यूल के बारे में सोचो, तो इससे उस डिस्टेंस पर जहां पर एडेसिव कोहेसिव काम करें, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है। चलिए जरा एक स्फीयर बनाते हैं रेडियस लेकर के। अब देखिएगा, अगर मैं वाटर की बात करूं तो ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ऑल आर वाटर का मॉलिक्यूल। और यहां पर तो ये स्पेस आपका खाली हो गया, बोलिए, वो तो है नहीं। अब ये वाला मॉलिक्यूल इस सेंटर वाले मॉलिक्यूल पे अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, बाकी भी यही सारा का सारा एफर्ट्स कर रहे हैं। तो बताइए क्या इस सरफेस पर प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा? यानी सरफेस पर जो मॉलिक्यूल हैं उस पर नेट फोर्स लगेगा, सरफेस पर जो लोग हैं उस पर नेट फोर्स लगेगा। अब हम एक इमेजिनेशन करते हैं कि ये जो हमने आपको दिखाया ये फिल्म है, लेयर है लिक्विड की सरफेस की। अब देखिए ये मॉलिक्यूल सरफेस पर है, एक मॉलिक्यूल ये भी सरफेस पर है, सारे के सारे मॉलिक्यूल सरफेस पर है। सिचुएशन को समझ लेना, एक ही बार में कोशिश करना कि क्लियर हो सिचुएशन। अभी अभी आपने डिसाइड किया कि जो मॉलिक्यूल सरफेस पर है उस पर नेट फोर्स जीरो नहीं है, उस पर फोर्स लगेगा। चलो इसी को मैं हाईलाइट करता हूं, इस पर नेट फोर्स लगेगा तो कैसा लगेगा? नीचे की ओर बोलो, जो इफेक्टिव रिजल्टेंट आएगा नीचे की तरफ आएगा। तो इस पर ये नेट फोर्स लग रहा होगा, तो इसके बगल का जो मॉलिक्यूल है वो भी उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये भी एक अट्रैक्ट कर रहा होगा। जितने भी मॉलिक्यूल सरफेस पर होंगे हर मॉलिक्यूल के ऊपर जो है फोर्सेस लगे होंगे, ऐसे फोर्सेस लगे होंगे। इधर जो फोर्सेस लगे होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अपनी ओर खींचेंगे, बोलो। इसीलिए ये जो मॉलिक्यूल जिसको नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, इसीलिए मॉलिक्यूल नीचे नहीं जा पाएगा, क्योंकि अगल बगल के मॉलिक्यूल उसको जो है कैसे करेंगे? अभी तरफ खींचेंगे। तो अपर सरफेस ऑफ द लिक्विड्स बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन, एक ऐसे इस तरीके से बिहेव करेगी जैसे तनी हुई झिल्ली। ठीक है ना भाई, एक सरफेस अगर हम ले लें और उस सरफेस को हम भी खींचें, कोई भी सरफेस ले लो, आप एक कपड़े का सरफेस ले लो, तो एक कपड़े की सरफेस को हमने इधर खींचा, आपने इधर खींचा, आपने इधर खींचा, तो पूरी की पूरी वो सरफेस जो क्लॉथ हो सरफेस होगी वो क्या बन जाएगी? स्ट्रेस मेम्ब्रेन बन जाएगी। फिर से बात को समझो, इस मॉलिक्यूल पर नीचे एक फोर्स लगा, इस मॉलिक्यूल को नीचे डिप कर देना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इस मॉलिक्यूल के अगल बगल जो और सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं वो सब इसको क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। सिमिलरली इस वाले मॉलिक्यूल्स को वो सब खींच रहे हैं। तो पूरा का पूरा अपर सरफेस ऑफ द लिक्विड जो है किस तरीके से रिएक्ट करेगा? स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरीके से रिएक्ट करेगा, तनी हुई झिल्ली की तरीके से रिएक्ट करेगा। और इसी का एग्जाम्पल है कि अगर एक मॉस्किटो यहां पर आकर के बैठ जाए तो डूबता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर इतना मास नहीं, उतना वेट नहीं है कि उस मेम्ब्रेन को क्या करे? ब्रेक करके चला जाए अंदर। हम लोग जाएंगे तो फिर डूब जाएगा। जेंटल तरीके से अगर हम लोग कोई नीडल को रखें सरफेस ऑफ द लिक्विड पर, बहुत जेंटली तरीके से आप रखें, ये प्रैक्टिकल तो आप खुद ही कर सकते हैं अपने घर पर। तो लिक्विड का सरफेस है और बहुत जेंटल तरीके से आपने जो है एक नीडल को रखा, आप देखोगे वो तैरेगी, यानी कि वो डिप नहीं करेगी। मतलब इसका अपना जो वेट है नीचे की तरफ, इसको किसी ने क्या कर लिया? संभाल लिया है। क्योंकि सरफेस ऑफ द लिक्विड बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन, तनी हुई झिल्ली के तरीके से रिएक्ट कर रही है, तो हल्की फुल्की चीजें अगर इस पर रखोगे तो वो डूबेंगी नहीं। एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द सरफेस टेंशन। लिक्विड के सरफेस की इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? सरफेस टेंशन। ये आपको केवल और केवल फीचर्स कहां मिलेगा? सरफेस पर मिलेगा, क्योंकि सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स का स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी कैसा होगा? हेमी होगा, और इस वजह से इनमें एक नेट फोर्स नीचे की तरफ काम करेगा,
अगल बगल के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो उसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे तो पूरा का पूरा सरफेस जो है क्या बन जाएगा, स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन के तरीके से बन जाएगा। और कुछ एग्जाम्पल हैं कि मॉस्किटो उस पर बैठता है, डूबता नहीं है। जेंटल तरीके से अगर आप एक नीडल को उसके ऊपर रख दीजिए तो डूबती नहीं है। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि नहीं भाई वो जो चीज़ है वो सही है। अब देखिए सरफेस ऑफ द लिक्विड, इधर से भी स्ट्रेचिंग फोर्स देखेगा, इधर से भी स्ट्रेचिंग फोर्स देखेगा, तो इसी बात को कहा गया कि सरफेस ऑफ द लिक्विड क्या चाहता है, सरफेस ऑफ द लिक्विड अपने एरिया को क्या करना चाहता है, कम करना चाहता है। भाई लिक्विड का सरफेस क्या कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है। तो ये वाला यहाँ जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाले मॉलिक्यूल्स इस वाले मॉलिक्यूल्स के पास आना चाहते हैं ना। मेरे हाथ ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये अट्रैक्शन फोर्स है। तो जब अट्रैक्शन फोर्स है तो जो लिक्विड का सरफेस है वो अपने एरिया को क्या करने की कोशिश करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। और इस वाली प्रॉपर्टी को भी क्या नाम देते हैं, सरफेस टेंशन। दो तरीके से डिफाइंड कर सकते हैं। पहला, सरफेस टेंशन क्या है, तो आप कह सकते हो कि सरफेस ऑफ द लिक्विड्स wants to contact their surface area, property is called the surface tension। लेकिन लाप्लास ने इस सरफेस टेंशन के पीछे का जो रीजन था वो ये दिखाया कि भाई सरफेस टेंशन आता कहाँ से है। तो उन्होंने उसके पीछे जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का जो कोहेसिव और जो एडेसिव नेचर है उसके थ्रू पूरा का पूरा डिस्कशन किया और बताया कि सरफेस टेंशन क्यों होता है। क्लियर है ये बात? स्फीयर ऑफ मॉलिकुलर एक्टिविटी क्लियर है? तो हेडिंग डालो आप, सरफेस टेंशन। हेडिंग है आपकी सरफेस टेंशन। इस डिस्कशन के बाद जो हमने सीखा है उसको यहां पर डेफिनेशन में कन्वर्ट करते हैं। लिखे हैं इसमें, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। फ्री सरफेस, फ्री का मतलब यहां पर कौन क्या है, contact to the air। free surface of liquid, free surface of liquid having tendency to minimize, free surface of liquid having tendency to minimize its area, to minimize its area, full stop। This phenomena is called surface tension। This phenomena is called surface tension। This phenomena is called surface tension। फुल स्टॉप करके आगे लिखें, फ्री सरफेसेस ऑफ लिक्विड, उसी के आगे कंटिन्यू करके, फ्री सरफेसेस ऑफ लिक्विड बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन। फ्री सरफेसेस ऑफ लिक्विड बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन, स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन due to surface tension, due to surface tension property, due to surface tension property। Free surfaces of liquid behaves like a stressed membrane due to surface tension property। नेक्स्ट लाइन से, नॉट नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट लाइन से स्टार पॉइंट बना के लिखिएगा। Laplace explained surface tension, Laplace explained surface tension by counting, Laplace explained surface tension by counting intermolecular forces, ब्रैकेट में कोहेसिव कॉमा करके एडेसिव फोर्सेस,
such as cohesive comma adhesive forces such as Laplace explained surface tension property. Laplace explained surface tension property by counting intermolecular forces ब्रैकेट में कोहेसिव कॉमा एडेसिव फोर्सेस ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट क्लोज के बाद सच एज अब सच एज के बाद फर्स्ट पॉइंट लिखो आप इन डेप्थ ऑफ लिक्विड पहला पॉइंट है आपका इन डेप्थ ऑफ लिक्विड in depth of liquid molecules having net force is equal to 0 molecules having net force is equal to 0 comma under sphere of molecular activity under sphere of molecular activity under sphere of molecular activity second number point molecules at free surface of liquid molecules at free surface of liquid molecules at free surface of liquid having hemisphere of molecular activity underline कर लेना hemisphere of molecular activity hemisphere of molecular activity hemisphere of molecular activity due to which molecules at surface of liquid due to which molecules at surface of liquid having net downward force net downward force पॉइंट जो लिखा हुआ पढ़ के देख लें आप एक बार आप फिर से समझ लें लिखने से पहले जितने भी फ्री सरफेस के मॉलिक्यूल्स थे सब कह रहे हैं कि हम नीचे जाएंगे डाउनवर्ड फोर्स मेरे ऊपर काम कर रहा है तो जब ये नीचे की तरफ जाएंगे तो ये जब टेंशन क्रिएट होगा नीचे की तरफ तो जो सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में भी तो बॉन्डिंग है वहां पर भी तो ये आपका फोर्स है जब ये नीचे की तरफ फोर्स लगेगा तो यहां पर सिचुएशन क्या आ जाएगी टेंशन तो टेंशन क्रिएट हो जाएगा तो लास्ट पॉइंट लिखें इसमें all molecules at surface of liquid having net downward force all molecules at surface of liquid having net downward force due to which टेंशन ब्रैकेट में सरफेस टेंशन क्योंकि सरफेस पर क्रिएट होगा ना ड्यू टू विच टेंशन ब्रैकेट में सरफेस टेंशन फॉर्म एट सरफेस ऑफ लिक्विड form at surface of liquid
सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, समझाने के लिए मैंने आपको एक मैकेनिक्स का एग्जाम्पल देने की कोशिश की है, उस एग्जाम्पल को फिर से आप देख लें। ये आपकी पुली, ये रहा बॉक्स, ये स्ट्रिंग, आराम से यहाँ स्ट्रिंग पड़ी हुई है। अगर तुम इसको ऐसे खींचोगे तो फिर ये टेंशन क्रिएट होगा ना। तो बिल्कुल सेम है कि आपके जो सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये देखो सरफेस के मॉलिक्यूल्स मैंने बनाए, इस पर नीचे की तरफ फोर्स है, इस पर नीचे की तरफ फोर्स है, इस पर नीचे की तरफ फोर्स है। क्यों है? क्योंकि हेमीस्फीयर बना है। तो भाई इस पर नीचे की तरफ फोर्स है, ये देखो फोर्स है, तो यहाँ पर भी तो बॉन्डिंग बनी है, ना दिखाई देने वाली रस्सी है। तो अगर ये फोर्स है तो टेंशन क्रिएट हुआ, ये फोर्स है तो टेंशन क्रिएट हुआ, तो सरफेस ऑफ द लिक्विड पर क्या क्रिएट हो गया? टेंशन। एंड ऑल द सरफेस ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स फॉर्म ए स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन। और वही मॉस्क्यूटो को क्या करती है? अंदर नहीं जाने देती है। वही आपकी जो नीडल होती है उसको भी वहीं पर सिचुएशन मेंटेन रखती है, अंदर डूबने नहीं देती। नोट कर लीजिए भाई ये वाला डायग्राम बस। इंक्लूडिंग दिस स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी इंफॉर्मेशन के लिए।